हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। और जैसा आप जानते हैं राज्यपाल राज्यपाल होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो। हमारे भारत में अलग अलग राज्यों के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है वो अलग अलग नहीं है। सभी यानी पूरे देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो एक जैसी है। यही कारण है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना बल्कि है। इसको अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। छोटा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है कि वहाँ हर एक प्रांत का, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर हम अमेरिका में जाएं तो वहाँ हमें ऐसा हो सकता है देखने को मिले कि वहाँ अलग अलग राज्य में जो सेटअप है, जो गवर्निंग सेटअप है, जो सरकार का बॉडी है, वो अलग अलग यानी वैरायटी वहाँ मिल सकती है, लेकिन हमारे देश में नहीं मिल सकती क्योंकि हमारे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से सभी राज्य डिराइव होते हैं, चलते हैं। तो हम आते हैं अपने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पर विचार करते हैं। तो ये जो पूरा गवर्नर को कवर करता है, जो पूरा टॉपिक आर्टिकल 153 से लेकर के यानी अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 165 तक। ओके, तो सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं कि आर्टिकल 153 में क्या है। तो आर्टिकल 153 क्या कहता है, अनुच्छेद 153 क्या कहता है। अनुच्छेद 153 कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अपन इत्मीनान से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फर्दर उससे आगे इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, ये भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि अ पर्सन कैन बी अपॉइंट एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी राज्य का राज्यपाल है, उस राज्य का राज्यपाल होने के साथ साथ किसी और राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, यानी एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये कहता है आर्टिकल 153। आर्टिकल 154 क्या कहता है, अनुच्छेद 154 क्या कहता है। ये कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स, मतलब ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट, जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां होती हैं। जैसा कि आप जानते हो हमारा देश है, देश में 3 बॉडीज होती हैं, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, लॉ मेकिंग। कार्यपालिका का काम होता है एग्जीक्यूशन, उन कानूनों को एग्जीक्यूट करना। और न्यायपालिका का काम होता है जजमेंट देना, या ये तय करना कि इज एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ और नॉट, कि सब कुछ कानून और संविधान के तहत काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। इसमें से जो तीसरा फंक्शन है एग्जीक्यूट करना, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहाँ आर्टिकल 154 कह रहा है कि राज्य सरकार की समस्त शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होंगी। राज्यपाल के नाम से ही राज्य सरकार के समस्त काम किए जाएंगे। जब हम कहते हैं सरकार, ये राज्य सरकार, ये मध्य प्रदेश सरकार का डिसीजन है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये डिसीजन महामहिम राज्यपाल यानी आदरणीय मंगू भाई पटेल जी का डिसीजन है ये। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है क्या, अगला हो जाता है कि आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल की नियुक्ति। तो यहाँ बहुत क्लियर है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राज्यपाल जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल। ओके, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर जब संविधान सभा में बात चल रही थी तो ये भी हुआ कि जो देश का, जो नेशन का हेड होता है, हेड ऑफ नेशन होता है प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो गवर्नर को इलेक्ट क्यों नहीं किया जाता है।
तो फिर उस पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सदस्यों ने काफ़ी डिस्कशन किया और अल्टीमेटली इस कंक्लूजन पर पहुंचे, अल्टीमेटली इस निर्णय पर पहुंचे कि ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे राज्य में दो पैरेलल इलेक्टेड बॉडी हो जाएगी, एक चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल और दूसरा गवर्नर। फिर इन दोनों के आपस में ईगो टकराएंगे। ओके, एक इसके साथ साथ राज्यपाल का एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है। राज्यपाल का, गवर्नर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो देश की एकता और अखंडता है उसकी रक्षा करना भी राज्यपाल का ही दायित्व होता है, राज्यपाल का ही काम होता है। और इस लिहाज से राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा अपने राज्य में बैठ के राज्यपाल करता है। इसलिए उस राज्यपाल को, जो राष्ट्रपति है, उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। और वो उत्तरदायी तभी हो सकता है, राज्यपाल तभी उत्तरदायी हो सकता है जब उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। ओके, तो इसलिए फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि जो गवर्नर होगा, गवर्नर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 157 है कि क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, किसी व्यक्ति को अगर गवर्नर बनाना है, किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है, तो क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में आप हमेशा ध्यान रखेंगे, दो योग्यता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए उसके पास दो क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, दो क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्या? कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उसे पहला तो भारत का नागरिक हो। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसे राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। एक बार की बात है कि एक क्वेश्चन पेपर में एक प्रश्न आ गया कि बाय बर्थ सिटीजन या सिटीजन। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए, और भी ऑप्शंस थे उसमें। तो यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे देश में बाय बर्थ जैसा कोई चीज नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है, अमेरिका के संविधान में ये बात कही गई है कि वहां किसी भी स्टेट का गवर्नर, किसी भी राज्य का राज्यपाल या राष्ट्र का यानी यूएसए का प्रेसिडेंट वही व्यक्ति बन सकता है जो बाय बर्थ सिटीजन हो अमेरिका का। भाई अमेरिका में बहुत सारे लोग जाते हैं, दूसरी कंट्री से जाते हैं और जाने के बाद वहां कुछ दिन रहते हैं और रहने के बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं और सिटीजन बन जाते हैं, वहां के नागरिक बन जाते हैं। बट यहाँ ध्यान रखना है कि वो जो अमेरिकी सिटीजन है, वो जो अमेरिकी नागरिक हैं, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। वो वहाँ किसी पॉलिटिकल ऑफिस को कैरी नहीं कर सकते हैं, उसे धारण। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति जो बाहर से आया हो, किसी दूसरे देश से आया हो, ओके, एक एग्जांपल लेता हूं। यहाँ एक उदाहरण है, जैसे हमारी कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं और राज्यसभा की अभी मेंबर हैं श्रीमती सोनिया गांधी। अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी जी, उनकी मां है श्रीमती सोनिया गांधी और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पत्नी है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी वाज द रेजिडेंट ऑफ इटली, मतलब वो पहले इटली में रहती थी। इटली से फिर राजीव गांधी जी से उनकी शादी हो गई, राजीव गांधी जी से शादी हो गई, फिर वो इंडिया आ गए और इंडिया आ गए, फिर उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली, भारत की नागरिकता ले ली। तो नाउ सी इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब भारत में जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो या किसी भी स्टेट का गवर्नर बनना हो, तो सी इज एलिजिबल, मतलब वो इसके लिए एलिजिबल हैं। वो किसी भी राज्य की, अब राज्यपाल तो क्या बनेंगी, बट एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य की वो राज्यपाल हो सकती हैं या किसी भी राज्य की वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, किसी भी राज्य में वो मंत्री बन सकती हैं या केंद्र में वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, वो राष्ट्रपति का इलेक्शन भी लड़ सकती हैं। ओके, राष्ट्रपति के पद पर भी वो विराजमान हो सकती हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन, संवैधानिक कोई बाध्यता नहीं है। दूसरी बात क्या, गवर्नर को
गवर्नर अपॉइंट होने के लिए व्यक्ति की पहली योग्यता क्या है कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड सेकेंड, ही मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु अगर पूरी होगी तभी वो गवर्नर बनाया जा सकता है। अगर वो 34 महीने 34 वर्ष 11 महीने का भी है उसकी उम्र, तो गवर्नर नहीं हो सकता। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि कोई लास्ट एज बार नहीं है, मतलब 35 वर्ष मिनिमम एज बार तो फिक्स किया गया है, बट फिर वो कितनी भी उम्र का बंदा हो। और नॉर्मली हमारे यहाँ जो देखने में आता है वो यही आता है कि सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को जब वो उम्र दराज हो जाता है तभी उसे राज्यपाल के पद से नवाजा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 158, अनुच्छेद 158 है। अनुच्छेद 158 में कहा गया कंडीशंस फॉर द गवर्नर्स ऑफिस, यानी कि जो राज्यपाल के पद की सेवा शर्तें क्या हैं, मतलब उसकी क्या शर्त है। तो शर्तों में बताया गया है कि ही शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो संसद के किसी भी सदन, संसद के जैसा कि आप जानते हैं 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। ही मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य उसे नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद का शपथ ग्रहण करने से पहले उसे उस सदन से इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ही मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वो राज्य विधानमंडल के भी, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, उसका भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ये पहली शर्त है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसे कोई लाभ का पद, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो चाहे वो राज्य सरकार के अधीन हो, कोई लाभ का पद वो धारण नहीं करेगा। इसके बाद ही मस्ट बी इंटाइटल्ड विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंट। इसका मतलब हो गया कि उसे उस शर्तों में उसके लिखा हुआ है कि जब वो राज्यपाल बन जाएगा तो राज्यपाल बनने के बाद उसे एक आवास दिया जाएगा, उसे एक राजभवन दिया जाएगा, जो कितना भी बड़ा हो राजभवन। हर राज्य में, हर एक स्टेट में राजभवन बनाया जाता है जो राज्यपाल का आवास होता है। आवास भी होता है और ये भी ध्यान रखना है, चूंकि जैसा मैंने अभी कहा ज्यादा उम्र के लोग ही राज्यपाल बनाए जाते हैं, तो रेसिडेंशियल ऑफिस भी होता है उनका, मतलब उनका जो राजभवन होता है वहीं उनका आवास भी होता है। नॉर्मली चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी का आवास दूर है और वहां से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है भोपाल में ही वल्लभ भवन जहां उनका ऑफिस है। सीएम हाउस और सीएम ऑफिस अलग अलग हैं, लेकिन किसी भी राज्य में राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं होता है। राजभवन ही उनका आवास भी होता है और राजभवन ही उनका ऑफिस भी होता है। और सबसे बड़ी बात, इस ऑफिस के लिए उन्हें किराया नहीं देना है कि वो उसमें रह रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसका कोई किराया उनसे नहीं लिया जाएगा। एंड ही शैल बी entitled for such emoluments and privileges as may be determined by the parliament, मतलब उनका वेतन जो होगा संसद जो समय समय पर तय करे। और यहाँ एक बात और है, संसद समय समय पर तय करती है, लेकिन उनका जो वेतन है वो वेतन संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब हो गया कि कुछ पद ऐसे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज ऐसे हैं जिन पर काम करने वाले लोगों का जो सैलरी होता है वो हमारे भारतीय संविधान में लिखा जाता है। लिखने का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, लिखने का बहुत बड़ा कारण होता है। कारण ये होता है कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान में संशोधन किए बिना वो सैलरी चेंज नहीं की जा सकती, ना ही उस पर बजट सेशन में उस पर डिस्कस किया जा सकता है। दैट सैलरी एंड दो सैलरीज
आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इनकी सैलरी यानी राज्यपाल का वेतन जैसे राष्ट्रपति का वेतन है, उसी तरह से जजेस का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का वेतन है, वैसे ही राज्यपाल का वेतन भी, उपराष्ट्रपति का वेतन है, ये इसी तरह से राज्यपाल का भी वेतन जो होता है वो क्या होता है, वो भारतीय संविधान का जो शेड्यूल सेकंड है, अनुसूची 2 है, उसमें मेंशन किया जाता है। और कितना होगा वो वेतन, वो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिसाइड करती है। नेक्स्ट है वेयर द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। मतलब ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर हो। ओके, जब एक ही व्यक्ति को यानी सेम पर्सन 2 स्टेट्स का गवर्नर होगा, 2 स्टेट्स का गवर्नर होगा, तो क्या क्या होगा फिर? ऐसे केस में एक समस्या आ जाएगी ना कि उसे किस स्टेट से सैलरी मिलेगी, उसका वेतन उसे किस राज्य से प्राप्त होगा। तो यहां ये बात क्लियर की गई है आर्टिकल 158 में कि व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, द एम्यूलमेंट्स एंड allowances payable to the governor shall be allocated among the state in such proportion as the president may by order determine। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छोटी छोटी बातें हैं इसमें आपको। ओके, तो कैसे डिसाइड होगा? तो ये कह रहा है, ये आर्टिकल कह रहा है कि वो उनकी सैलरी दोनों राज्यों में बटेगी, दोनों राज्यों में उनकी सैलरी विभाजित होगी। ओके, और किस प्रोपोर्शन में विभाजित होगी, किस प्रोपोर्शन, किस रेशियो में बटेगी? तो फिर कह दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने यहां पर कह दिया कि जैसा राष्ट्रपति तय करे। आर्टिकल 159 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। मतलब राज्यपाल क्या शपथ लेगा, राज्यपाल क्या शपथ लेगा। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मतलब एक बहुत ही नेचुरल फैक्ट है जहां पर बच्चे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर जाते हैं कि जो ओथ है, ओथ से रिलेटेड एक शेड्यूल है, एक अनुसूची दी गई है, अनुसूची 3 जो शेड्यूल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कई जो संवैधानिक पद होते हैं, संवैधानिक पद पर बैठने से पहले उस व्यक्ति द्वारा क्या शपथ ग्रहण किया जाएगा, यानी शपथ ग्रहण करने का क्या ड्राफ्ट होगा। जैसे आप अक्सर बहुत तो नहीं देखते होंगे, बट आई थिंक आप सबने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री शपथ लेता है या मुख्यमंत्री शपथ लेता है या उसकी मंत्रिपरिषद शपथ लेती है, तो जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, तो उन्हें शपथ ग्रहण करवाया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो आके खड़ी हो जाती हैं, वो आके खड़ी हो जाती है शपथ ग्रहण समारोह में। फिर नाम अनाउंस किया जाता है कि आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आते हैं और वो बोलती है मैं, तो उनके हाथ में एक कागज रहता है और फिर वो कागज से पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। ये ड्राफ्ट है, एक फिक्स फॉर्मेट है इसका। तो वो जो फिक्स फॉर्मेट है, वो फिक्स फॉर्मेट शेड्यूल 3 में दिया गया है, अनुसूची 3 में दिया गया है। ओके, लेकिन यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन बस पूरा इसी का गेम है कि आप कितने कॉन्शियस होकर के चीजों को समझते और पढ़ते हैं, वरना जरा सी देर में मिस्टेक हो जाती है, और ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि आपको लगता भी नहीं कि मिस्टेक हो गया। अगर आप पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इसको ह्यूमैनिटीज का मैथमेटिक्स कहा जाता है। मतलब यहां अगर हम मैथ से इसको कंपेयर करें तो यहां क्या होता है, 2 धन 2 हमेशा 4 होता है। दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, वहां सबके अपने अपने प्रिंसिपल चलते हैं, सबकी अपनी अपनी थ्योरी चलती है। एक थ्योरी के हिसाब से ये होता है, दूसरी थ्योरी के हिसाब से ये होता है। कोई भी चीज एक नजरिए से जो सही होता है दूसरे नजरिए से गलत हो सकता है, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता है। मैथ्स इज एब्सोल्यूट साइंस। सेम ऐसा ही
यहां अनुच्छेदों में जो लिखा गया है स्वयं ब्रह्मा भी उसे काट नहीं सकते। इस कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स में कोई इफ बट नहीं है, जो लिखा है वही है। तो बस आपका काम क्या है, आपका काम क्या है कि बेयर एक्ट लो, यानी बेयर एक्ट का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है ले लो, दुकान पे मिल जाएगी। दुकान पे ना मिले तो आजकल राहुल गांधी जी लेके घूम रहे हैं, हर जगह दिखाते घूमते हैं ऐसे संविधान की बुक, उनसे मांग लो, है ना। तो वो बुक आप लेके और आर्टिकल्स पढ़ो, इधर उधर कचरा पढ़ने की बजाय ना आर्टिकल्स पढ़ो, और फिर हमारे जैसे किसी टीचर के पास आओ। इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सब कुछ भूल के ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का शपथ और गवर्नर का शपथ का जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, क्या पढ़ेंगे वो, दैट इज नॉट मेंशन्ड इन शेड्यूल 3। तो राष्ट्रपति को शपथ लेना है तो राष्ट्रपति सीजीआई के सामने शपथ लेता है, मतलब राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। प्राइम मिनिस्टर को शपथ लेना होता है तो प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाने का काम, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उसकी मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है ना। लेकिन अगर गवर्नर को शपथ लेनी हो तो गवर्नर को शपथ दिलाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्निंग हाई कोर्ट, मतलब जिस स्टेट का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, जैसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया तो नियुक्त तो कर देगी केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति। अब आ जाएंगे यहां, जिसको भी नियुक्त किया गया वो यहां मध्य प्रदेश राजभवन में आ जाएगा, और उसके बाद 2-1 दिन में ओथ सेरेमनी होगी। तो ओथ सेरेमनी में जबलपुर से जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है वहां से चीफ जस्टिस को इनवाइट किया जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वो मध्य प्रदेश के गवर्नर को शपथ दिलाएंगे। आ रही बात समझ में? अच्छा, यहां एक बात और है कि जब कभी भी कोई जज अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट में कोई जज की नियुक्ति हुई तो उसको ओथ दिलाने का काम गवर्नर करेगा। म्यूचुअल है, हाई कोर्ट के जजेस को शपथ दिलाने का काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब ध्यान रखना, हाई कोर्ट जबलपुर में है, शपथ ग्रहण समारोह हमेशा, जजों का शपथ ग्रहण समारोह हमेशा राजभवन में होता है। कि क्या शपथ लेता है, किस चीज की शपथ लेता है राज्यपाल? तो राज्यपाल जो शपथ लेता है वो शपथ लेता है प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब आई विल वर्क टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज मेड बाय दैट स्टेट लेजिस्लेचर।